हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके जीके जीएस बाई हर्षित में हर्षित में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना पढ़ने से पहले इसको समझते हैं। क्या है प्रस्तावना? क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है, उद्देश्य और प्रकृति और लागू होने की तिथि को बताती है। क्या है प्रस्तावना? संविधान का दर्शन है। और क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है, जो प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है जो प्रकृति, उद्देश्य और लागू होने की और संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है। और क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी है। और क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। इसको पहले देखिए। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना क्या है? संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है, जो प्रकृति, उद्देश्य, संविधान के लागू होने की तिथि को बताती है। प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्यों के मन की बात जानने की कुंजी है। प्रस्तावना विस्तृत संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना क्या है, अब ये समझ में हमारे हिसाब से आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना की उत्पत्ति यानी कि पृष्ठभूमि, इतिहास। क्या है प्रस्तावना? हो चुका है, अब पढ़ते हैं इसका इतिहास। इतिहास में क्या है इसमें कि जब संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य। सब कुछ कवर हो जाएगा प्रस्ताव, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इसी का विकसित रूप क्या है? प्रस्तावना है। क्या है? विकसित रूप क्या है? विकसित रूप इसका प्रस्तावना है। इसीलिए प्रस्तावना को हम, क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसीलिए हम इसे उद्देशिका भी कहते हैं। यानी कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप क्या है? प्रस्तावना है। इसी प्रस्तावना को इसलिए क्या कहते हैं? उद्देश्य का भी कहते हैं। अब क्या है प्रस्तावना, इसका इतिहास, ये दो चीज क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है इसके बाद, इसकी ये कहाँ से ग्रहण किया गया है?
ग्रहण कहाँ से है, इसकी भाषा कहाँ से है, इसके न्याय कहाँ से हैं, इन 3 चीज़ों को पहले देखते हैं। ग्रहण कहाँ से किया गया है? अमेरिका से हमने प्रस्तावना को ग्रहण किया है। कुछ ना कुछ चीज़ें, हर चीज़ जो हम लोगों ने प्रस्ताव संविधान में ग्रहण किया है, तो प्रस्तावना भी को हमने अमेरिका से ग्रहण किया। भाषा को हम ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए हैं। इस प्रस्तावना की जो भाषा है, इसको हम लोग कहाँ से ग्रहण किए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और न्याय को हम लोग कहाँ से ग्रहण किए हैं? न्याय को हम लोग रूस से ग्रहण किए हैं। कहाँ से? रूस से। कितने न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक। और उसके बाद एक बात और आती है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो भावना है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इसको हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है? फ्रांस से। इसको हम लोगों ने फ्रांस से ग्रहण किया। ठीक है। यानी कि जो प्रस्तावना है उसको हम लोगों ने अमेरिका से, भाषा इसके ऑस्ट्रेलिया से, न्याय इसका रूस से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना को हम लोगों ने फ्रांस से ग्रहण किया। ठीक है। अब इसके बाद मामला आता है संशोधन को लेकर के। संशोधन, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? 2 मामला पहले समझते हैं। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? प्रस्तावना को लेकर के जब न्यायालय में एक बात आई कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है तो नहीं, तो न्यायालय के 2 मामले इसमें जो सामने आते हैं। एक मामला आता है बेरुबरी केस, एक आता है केशवानंद भारती केस। बेरुबरी केस मामला आता है 1960 में, केशवानंद मामला आता है 1973 में। 1960 में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि क्या कहा न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब न्यायालय ने 1973 में संशोधन किया जा सकता है की बात कही थी, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और क्या जोड़ा गया? अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बेरुबरी का मामला, मतलब इसमें संविधान संशोधन को न्यायालय ने कहा कि इसका हिस्सा नहीं आता, इसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए अपने निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अपना निर्णय पलट सकती है न्यायालय। तो उसी निर्णय को पलटते हुए कहा कि
प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बस इतना ही सर मामला है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात भी केशव आनंद में कही गई। और इसी में तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी फार्मूला मतलब कि नियम आया था। उसके बाद फिर बात आती है इसकी विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा भैया, सब कुछ करा देंगे, क्योंकि हम घटना चक्र जानते हैं उसमें क्या है। ठीक है, उसके बाद विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आता है। विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो विशेषताओं को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न होता है इसकी प्रकृति। प्रकृति इसकी कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लिखा है ना प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उसके बाद फिर अंत में लिखा है कि इसको 26 नवंबर 1949 को एकड़ द्वारा अंगीकृत में समर्पित करते हैं। उसी शब्द कड़ी में क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द क्या आता है? समाजवाद। तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। सबको भी एक एक आराम से बताएंगे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। चौथा शब्द आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्लस धार्मिक। बाह्य का मतलब होता है मित्रता और संधि। ठीक, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत या कोई भी देश जो अपने आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है वह एक संप्रभु राज्य हो सकता है। तो भारत का एक संप्रभु राज्य है। आंतरिक निर्णय में उसके सामाजिक निर्णय हो सकते हैं, उसके आर्थिक निर्णय हो सकते हैं, उसके राजनीतिक निर्णय हो सकते हैं, कोई भी निर्णय हो सकता है। और बाह्य निर्णय में उसके विदेशी निर्णय हो सकते हैं, जैसे किसी संधि को लागू करना है, किसी देश के साथ मित्रता करनी है, उसका बाह्य निर्णय है। और इन सबसे संबंधित अगर निर्णय लेना है तो इसके लिए भारत क्या है? संप्रभु है। उसके बाद बात आती है समाजवाद। समाजवाद में प्रस्तावना को लेकर के 2 विचार प्रस्तुत किए गए हैं। एक विचार प्रस्तुत किया गया है कार्ल मार्क्स का और एक विचार प्रस्तुत किया गया है किसका? गांधी जी का और नेहरू जी का। गांधी प्लस नेहरू। कार्ल मार्क्स और गांधी और नेहरू दोनों का लक्ष्य एक ही था। लक्ष्य क्या था? नंबर 1 लक्ष्य था आय की विषमता कम किया जाए। दूसरा इनका लक्ष्य क्या था? सभी वर्गों तक अधिकारों की पहुंच हो, विशेषकर किसके? वंचित समूहों की। इन दोनों का समाजवाद ये कहता था कि समाज में क्या हो? आय की विषमता को कम किया जाए और जो गरीब वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके तक क्या हो? सभी अधिकारों तक उनकी पहुंच हो। लेकिन इनका लक्ष्य तो एक था, लेकिन इनके जो साधन थे, अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्ल मार्क्स का जो साधन था, उनका जो तरीका था वो क्या था? कार्ल मार्क्स का जो तरीका था वो, अगर मान लीजिए इन लक्ष्यों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तब कार्ल मार्क्स हिंसा और अशांति का भी रास्ता अपना सकते थे। लेकिन गांधी और नेहरू ऐसा नहीं करेंगे, या नहीं उनके समाजवाद में था। उनके समाजवाद में शांति और अहिंसा थी। ठीक,
इतना मामला समझ में आ गया। और एक बार और समाजवाद के मुद्दे पर एक बार न्यायालय ने भी अपने निर्णय में डीसी नकारा केस 1982 में कहा था। क्या कहा था न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग हुआ है वह गांधी और नेहरू के समाजवाद और कार्ल मार्क्स के समाजवाद का मिश्रण है, लेकिन यह गांधी और नेहरू के समाजवाद की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, अब बात आती है पंथ निरपेक्ष की। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं समझना तो एक बार वीडियो और देख लेना। अब बात आती है पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा अर्थ होता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। मतलब राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य ना तो हिंदुओं के मामले में कुछ इधर उधर करेगा, ना मुस्लिमों के मामले में कुछ करेगा। इसका मतलब ये हो गया राज्य मामले में तटस्थ है। इसके मामले में क्या है, राज्य तटस्थ है। लेकिन एक मामला ये आप समझिए, आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए माघ मेला हो रहा है। माघ मेला हो रहा है तो महिलाओं को बस में क्या हो जाती है, छूट मिल जाती है। ठीक, हिंदुओं को भाई माघ मेला में हिंदू ही जाएंगे अधिकतर, तो उसमें क्या होगा, महिलाओं को बस में छूट मिल जाती है। इसका मतलब राज्य उसको बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद मामला ये आता है, मान लीजिए मुस्लिमों का कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मान लीजिए हज यात्रा हो रही है, इसमें मान लीजिए कोई छूट दे रहा है, जिसका मतलब राज्य तो बढ़ावा दे रहा है। किसी राज्य ऐसा कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी एक मामले की राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कहीं कोई दो मामला है, किसी हिंदू का हो गया, किसी अन्य संप्रदाय का मामला हो गया, तो राज्य ऐसा कर सकता है। संविधान संभाव की संभावना से कर सकता है, लेकिन किसी एक धर्म के लिए ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, यानी राज्य का कुल मिलाकर मोटा मोटा अर्थ पंथ निरपेक्ष का ये होता है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। अब इसके बाद आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात। तो सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सीधे शासन करती है, जैसे स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है जहां पर जनता सीधे शासन न करके बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे भारत में हम लोग सीधे शासन थोड़ा न करते हैं। इसमें क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। हम लोग क्या करते हैं, वोट तो सीधे देते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष होता है। चुनाव प्रत्यक्ष है, चुनाव तो हम नहीं दे जाएंगे ना, चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लेकिन लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र हमारा अप्रत्यक्ष है। हम लोग सीधे शासन नहीं करते बल्कि हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, सांसद एमएलए जो भी हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत न होकर के बल्कि क्या होगा, चुना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद विशेषताओं में प्रकृति हो गई। अब इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। विशेषताओं में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार के न्याय में अभी हमने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, उसके वंश, उसके लिंग, उसके धर्म, इन सब आधारों पर, उसके वेशभूषा, इन सब आधारों पर किसी भी मामले में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। उसका एक सामाजिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय में क्या है कि आय की विषमता को कम किया जा सकता है। और राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि राजनीतिक न्याय में होता है कि सभी के लिए जो पद होते हैं, संवैधानिक दृष्टि से जो भी पद है या कोई भी पद हो, किसी के लिए आरक्षित नहीं होगा बल्कि सबके लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद स्वतंत्रता आती है। इसी उद्देश्य में ही है स्वतंत्रता। न्याय हो गया, अब स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक है विचार की स्वतंत्रता, एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक है धर्म की स्वतंत्रता और एक है उपासना की स्वतंत्रता। धर्म, विश्वास और उपासना। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय का उल्लेख है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। एक बार ऐसे प्रश्न आया था। तो विचार, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, जैसे हम अपना विचार रख रहे हैं आपके सामने। अभिव्यक्ति, इसी विचार को प्रकट करने की क्रिया अभिव्यक्ति कहलाती है। लेकिन विचार प्रकट करते समय ऐसा नहीं कि कुछ ही बोल देंगे, दूसरे की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्वतंत्रता का हनन न हो। धर्म, हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भी है। विश्वास मतलब किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म पर, ठीक है, लेकिन धर्मांतर का मुद्दा अलग है। उपासना, हम किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है विशेषताओं में। अर्थ निर्धारण में सहायता। अर्थ निर्धारण में सहायता, कुछ छूटेगा नहीं, परेशान न हो। अर्थ निर्धारण में सहायता। जब न्यायालय के पास ऐसा कोई मामला जाता है, जब न्यायालय को भी लगे कि यार इस मामले में क्या होगा, क्या करे, तो न्यायालय अपने संविधान की प्रस्तावना को झांक करके देखते हैं, क्योंकि यह संविधान सभा के सदस्यों को जानने की कुंजी है। इसी कड़ी में अर्थ निर्धारण में सहायता हो जाता है। तो विशेषताएं हम हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं। संशोधन हो गया, विशेषताएं हो गई, प्रकृति हो गई, भाषा हो गया, न्याय हो गया, और भाव स्वतंत्रता समता की भावना भी हो गई, क्या है इतिहास, सब कुछ हो गया। अब आगे देखते हैं इसको। अब इससे संबंधित एक मामला बोल दे रहा हूँ। एक मामला आता है कि न्यायालय इसे संरक्षण दे सकता है नहीं, तो न्यायालय इसे संरक्षण नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी ये क्या है, न्यायालय संरक्षण नहीं दे सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मामला आता है इसके कथन को लेकर के, जो पूछा जाता है कथन। तो सबसे पहले कथन समझिए। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा है। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ना कि संविधान की आत्मा। मतलब संविधान की आत्मा को अनुच्छेद 32 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है, ठीक। प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा था, लेकिन आत्मा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 ही है, इसको अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन प्रस्तावना संविधान की आत्मा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उसके बाद फिर हमें नहीं लगता कि कुछ इनके पालकी वाला छूटा है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इन्हें पालकी वाला प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, ठीक। प्रस्तावना को लेकर के जितने भी आयाम थे हमने सबको कवर कर दिया। आई होप, मुझे ये लगता है कि अब आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।